नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत मस्त और स्वस्थ होंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अपने YouTube चैनल पर बिहार पुलिस री एग्ज़ाम जो 2024 अगस्त में होने वाली है, उसके लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट कह लीजिए या एग्ज़ाम पेपर जैसा पेपर आज से करा रहा हूँ। ये टेस्ट सीरीज पहला है। लगभग मैं कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम तक आपको लगभग 20 टेस्ट सीरीज करा दूँ और जो एकदम फुल्ली 100 क्वेश्चन का हो, जिसमें ऑल्स यानी हर सेगमेंट शामिल है। तो आप ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं। यह एक तरह का आपका एक प्रैक्टिस सेट हो जाएगा और यह परीक्षा का एक फील आपको देगा। हर रोज रात 8:30 बजे हमारे इस सुनहरे YouTube चैनल द मिशन बाय एस कुमार पर उपलब्ध होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। बिहार पुलिस री एग्जाम 2024 परीक्षा अगस्त में है। फुल मॉक टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज फुल लेंथ सीरीज 1। चलिए, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं। तो ये पहला सेशन का पहला सवाल है। सेशन का पहला जो सवाल है दोस्तों, थोड़ा सा जूम ले लेते हैं। तो जो सेशन का पहला सवाल है वो सवाल है कि गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ। बिल्कुल, तो गोंडवाना जो लैंड था उसके टूटने का जो क्रम प्रारंभ हुआ था वह जुरैसिक युग में था। देखिए, ज्योग्राफी का काफ़ी लेवल का सवाल है कि वो युग की बात करी जा रही है, जिस युग में कब क्या हो रहा था। ये युग उस समय का युग है जब डायनासोर यहाँ पर हुआ करता था और डायनासोर के युग की बात करी जा रही है। यहाँ पर काफ़ी क्रिटिकल काल रहा जुरासिक युग। इसी जुरासिक युग में ये क्रिटेशिया युग है जो जिसमें दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप जो आप पढ़ते हैं, दक्कन का पठार, वो पठार का निर्माण इस क्रिटेशियस युग में हुआ। तो इस तरह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसे जरूर देखें। और मेरे आंसर बोलने से पहले आप पेन और पेपर लेकर बैठ जाए और आप क्वेश्चन को पढ़ें, वीडियो पॉज करें और अपना आंसर लगाएं, फिर आप आंसर को चेक करें। ये टेस्ट सीरीज है, इसलिए आप इस तरह से टेस्ट के तरफ दीजिए। आप दूसरा सवाल, उत्तर प्रदेश का इटावा नगर किस नदी तट पर स्थित है? आप वीडियो पॉज करें, आंसर दीजिए। ठीक है, ए गंगा, बी गोमती, सी यमुना और डी राप्ती। ठीक है, तो यो इटावा नगर किस नदी के तट पर स्थित है ये कह रहा है। तो इटावा नगर जो है यूपी का, ये सही जवाब है। आपने लगा लिया होगा। तो अब मैं बताता हूँ, सी यमुना नदी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, यो गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे है बनारस, बनारस है आपका, कानपुर है, काशी है। तो ये सारे गंगा नदी के किनारे हैं। क्लियर। उसके बाद गोमती, गोमती जो नदी है, ये गोमती, इसके किनारे एक शहर है जिसका नाम है नवाबों का शहर लखनऊ। लखनऊ दोस्तों, लखनऊ। उसके बाद राप्ती, ये जो नदी है, राप्ती नदी के किनारे है आपका ये गोरखपुर। गोरखपुर, गोरखपुर एक शहर है यूपी का, गोरखपुर वो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने सही बनाया होगा। देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो जो मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है, वो अब आप उम्मीद करते हैं कि आपने ए बी सी डी में से कोई जवाब लगा लिया होगा। तो चलिए वीडियो पॉज करके आप आंसर दीजिए। मैं बताता हूँ आंसर सी। ज़्यादा मैं समय लूंगा तो आप वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो आपको ठीक भी नहीं लगेगा, चूंकि 100 सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, चौथा। परमाणु क्रांति का संबंध है। तो जो परमाणु क्रांति है वो किससे संबंध है? केसर, उर्वरक, बांस, भिंडी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है इसका डी, भिंडी उत्पादन से। परमाणु क्रांति का संबंध किससे है? भिंडी उत्पादन से। तो केसर का किससे होगा दोस्तों? तो जो केसर का उत्पादन है वो सेफ्रॉन क्रांति से है। सेफ्रॉन क्रांति, सेफ्रॉन क्रांति। और जो उर्वरक उत्पादन आप देख रहे हैं ये है ग्रे या सेल्टिक क्रांति, इसको बोलते हैं ग्रे या सेल्टिक क्रांति, ग्रे या सेल्टिक क्रांति। उसके बाद जो बांस उत्पादन आप देख रहे हैं, ये बांस उत्पादन जो है हरित सोना, बांस जो कि हरा है, हरित गोल्ड इसे कहा जाता है, हरित गोल्ड क्रांति, हरित गोल्ड क्रांति। और भिंडी परमाणु क्रांति आपको बताई दिया। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? डी, परमाणु क्रांति। चलिए अगले जवाब में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्यूपर बेल्ट का संबंध में सत्य कथन क्या है? तो क्यूपर बेल्ट क्या है? तो जो ये क्यूपर बेल्ट है, ये ज्योग्राफी का सवाल है, थोड़ा
आपको छका सकता है। थोड़ा सवाल बहुत लेवल में है, क्योंकि बिहार पुलिस सवाल बड़ी ऊट पटांग पूछता है, आप भी जानते हैं, तो उसकी टेस्ट सीरीज अगर आप लगा रहे हैं तो थोड़ी ऊट पटांग बात करनी पड़ेगी। क्यूपर बेल्ट का संबंध में सत्य कथन बताइए। यह बर्फ से निर्मित होती है। इसी बेल्ट में मुख्यतः अमोनिया, मीथेन तथा बर्फ पाया जाता है। इसकी खोज 1992 हुई। उपरोक्त सभी। तो एक्चुअली ये जो बेल्ट है, जो धूमकेतु वगैरह होता है उससे रिलेटेड करता है और उसका आगमन में ये बेल्ट इस्तेमाल होता है। तो ये क्यूपर बेल्ट के लिए सारे कथन सही है, ऑल कथन आर करेक्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चलिए अगला हमारा सवाल है, तो जो अगला सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 6। कपास का जन्म स्थल माना जाता है। तो कपास का जो जन्म स्थल है वो माना जाता है मिस्र को। किसे माना जाता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मिस्र। क्लियर दोस्तों? अगला सवाल है, पाकिस्तान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो जो पाकिस्तान का मैनचेस्टर है वो है फैसलाबाद। अच्छा, भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर क्या है? अहमदाबाद, ये याद रखिएगा। ओके, अगला सवाल लेते हैं। सेमरी क्रम के चट्टानें पाई जाती है रोहतास में। तो बिहार के रोहतास में सेमरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ओके, चलिए अगला सवाल। किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपनी तली पर निक्षेपित किया जाता है? तो वो नदी का नाम बताना है जो सर्वाधिक मलबे यानी कि कचरा अपनी तली में लाती है, निक्षेपित करती है। गंडक, गंगा, कोसी, बागमती। तो इसका सही जवाब है, आपने लगा लिया, सी, कोसी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। 10वां सवाल है, डिक्की वर्ड प्लान को दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के सम्मुख किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो हिस्ट्री का यह सवाल है, और हिस्ट्री के सवाल में ये थोड़ा सा मतलब अंदर से सवाल लिया गया है, चूंकि आपको पहले पता है कि बिहार पुलिस थोड़ा ज़्यादा इधर उधर करता है, तो सवाल भी उधर से ही सेट किया गया है ताकि आपके एग्जाम में बहुत मदद करे। तो सर हेस्टिंग्स इस्मा ये दिल्ली में प्रस्तुत किए थे, सर हेस्टिंग्स इस्मा। चलिए अगला सवाल है, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप, ये पॉलिटिक्स सवाल है, निर्धारित अवधि से पहले होने वाले चुनाव क्या कहलाते हैं? देखिए यहाँ कह रहा है कि संसद तथा राज्य विधानसभा भंग हो जाती है। भंग होने के, अच्छा भंग कब होती है? तो मान लीजिए कभी किसी को बहुमत नहीं मिला तो भंग हो जाती है। तो परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले यानी 5 साल जो होता है उससे पहले होने वाले चुनाव कहलाते हैं मध्य अवधि चुनाव। आम चुनाव क्या होता है? तो जब 5 साल कंप्लीट हो जाता है तो वो आम चुनाव होता है। जैसे अभी 2024 में वो आम चुनाव, वो कहते हैं ना लोकसभा का आम चुनाव है। उपचुनाव क्या होता है? तो उपचुनाव कब होता है? जब कोई सांसद या विधायक या कोई सीट आकस्मिक रूप से त्यागपत्र देना या निधन होने पर खाली हो जाता है तो उसे उपचुनाव कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चला जाए। तो चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है? ये क्वेश्चन बहुत आसान है, पॉलिटी का आप बना सकते हैं कि धार्मिक मामलों में संरक्षण। तो धार्मिक मामलों में अगर संरक्षण की बात करी जाए तो अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 ये सभी दिए गए। तो उपरोक्त सभी, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट सवाल। जो अगला सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 13, करंट अफेयर है। सरकार ने क्रीमी लेयर के मापदंड को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख किया। तो कब किया? ए, बी, सी, डी बताइए। आप अपना जवाब लिखिए फिर आंसर मिलाइए। सरकार ने क्रीमी लेयर के मापदंड को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख किया सितंबर 2017 में। सितंबर 2017 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 क्या प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 49 क्या कहता है? तो पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व एवं स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल डाले गए मतों का कितना प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है? तो ये तो बहुत फैक्चुअल सवाल है। 1/6, सी इज द करेक्ट आंसर। ये सब सवाल आपके गलत नहीं होनी चाहिए, बहुत फैक्चुअल सवाल है, बहुत पॉपुलर सवाल है।
किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य है? ये सवाल थोड़ा हम कह सकते हैं कि टफ सेट किया गया है। तो खैर बिहार पुलिस है, ये चकमा देगा आपको, तो अभी से आप तैयार हो जाइए। कितना चकमा देगा? 304। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 304। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ढेबर आयोग का संबंध, क्वेश्चन कह रहा है कि जो ढेबर आयोग है इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों जो ढेबर आयोग है उसका संबंध पंचायती क्षेत्र, संविधान संशोधन, आर्थिक सुधार, डी विशेष मामले, क्या हो सकता है? बताइए, आप अपना आंसर चुनिए, आंसर चुनिए। तो जो ढेबर आयोग है, क्वेश्चन नंबर 17, उस विशेष रूप से कमजोर और जनजातीय समूह के लिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ढेबर आयोग। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की शक्ति व कार्यों का वर्णन किया गया है? तो ग्राम सभा की शक्ति और कार्यों का वर्णन तो 243 में किया गया, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन 243 में किस में किया गया? तो ग्राम सभा की शक्ति और कार्य 243 के क में किया गया, अनुच्छेद 243 को। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप सही बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन, असत्य मिलान का चयन करिए। मतलब असत्य कौन है इसकी चर्चा करना है, इसका चयन करना है। तो कौन सा असत्य है? क्लियर? इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 सरकार द्वारा चुनाव खर्च वहन करने पर, जेएस वर्मा समिति चुनाव कानून संशोधन, तनखा समिति, कोर समिति चुनाव कानून, और दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार। तो ये जो आपको कह रहा है कि असत्य को मिलान करिए, तो इसमें असत्य है ऑप्शन बी। ये जो जेएस वर्मा समिति आप देख रहे हैं, ये जेएस वर्मा समिति आपराधिक कानून के लिए बना था, ये चुनाव कानून में संशोधन के लिए नहीं बना था। तो हमें नेगेटिव पूछ रहा है तो नेगेटिव जवाब देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग, आप जानते हैं कि बिहार पुलिस 3-4 रीजनिंग से सवाल पूछ लेगी आपसे, 3-4 मैथ से, 3-4 आपको इंग्लिश भी डाल देगी और हिंदी भी डाल देगी। तो सारे ऐड किया है हमने। निम्न आकृति में से, ये जो आकृति है त्रिभुज स्वास्थ्य का है, और ये वृद्धों का, और ये सर्कल जो है वो पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है। तो आकृति में उस क्षेत्र को बताइए जो उन पुरुषों को प्रतिनिधित्व करता है जो स्वस्थ है पर वृद्ध नहीं। कह रहा है स्वस्थ हो पर वृद्ध नहीं हो, ठीक है, और वो पुरुष है। तो पुरुष है तो ये राउंड में भी आना चाहिए, सर्कल में, और त्रिभुज में। सर्कल और त्रिभुज की बात करी जा रही है, और ये जो चतुर्भुज है ये वृद्ध नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हमारे पास जवाब क्या क्या है। उम्मीद करते हैं ये रीजनिंग है, 3-4 रीजनिंग पूछा जाता है, आप आराम से बना सकते हैं। यहाँ भी आप वीडियो पॉज करके रीजनिंग बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। एकदम फुल टेस्ट के माफिक दीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और फिर आप उसको कंट्रोल रोक करके अपना जवाब दीजिए। ओह सॉरी, मिस्टेक हो गई। पिछले का जो आंसर है वो कहाँ चला गया भाई? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो खैर कोई बात नहीं, रीजनिंग है, आप थोड़ा इसे देखिएगा, आगे से ध्यान रखा जाएगा। 21 नंबर, एक कागज के तीरों द्वारा प्रदर्शित बिंदु रेखा पर मोड़ा जाता है और फिट काटा जाता है, तो मोड़ खोलने के बाद कैसा कागज दिखेगा? आप वीडियो पॉज करके इसको सही से बना लीजिए, और तो मैं सीधे इसका आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये रीजनिंग है, बनाएंगे आप लोग। 3-4 सवाल आ जाता है कभी मैथ से कभी रीजनिंग से। दिए गए प्रश्न आकृति तथा 4 उत्तर आकृति में से उस आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो प्रश्न आकृति किसमें निहित है? ये दोनों डब्बे किसमें निहित है? तो इसी में ही निहित है। प्रश्न आकृति इसमें है, इसमें भी है, 2 डब्बे हैं, लेकिन ये नीचे है। ये देखिए यहाँ नीचे है, ये इसके ऊपर है, तो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। चलिए, चारों उत्तर आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न में दिए गए आकृति को पूरा कर सकती है? तो पॉज करके आप सोच सकते हैं, देखिए ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा दिया, तो ऐसा ही आगे आएगा, तो एक लाइन यहाँ खिंचाएगा, क्लियर, और ये यहाँ से आएगा, तो ऐसा कहाँ है? तो ऐसा इसमें है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल है 24 नंबर। दिए गए 4 विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। यहाँ, कहाँ, वहाँ, पास। तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ, कहाँ, वहाँ, ये सारे क्वेश्चंस वाले शब्द हैं, और पास ये क्वेश्चंस नहीं है, तो ऑप्शन ए बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में साख निर्धारण के संबंध में क्रिसल्स की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों क्रिसल्स की जो स्थापना हुई भारत में, साख निर्माण की जो सिस्टम है क्रिसल, जो उसकी स्थापना हुई, वो कह रहा है कि कब किया गया। तो क्रिसल्स की जो स्थापना हुई वो 1987 में हुई थी।
और ये कार्य शुरू किया था 1988 में। अगला क्वेश्चन, जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्यों से मिलाकर कुल कितनी सदस्यों की संख्या होती है? काफी अच्छा सवाल है ये सवाल आपको जरूर आने चाहिए और बनाने भी चाहिए आप, कि जो जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्य से मिलकर कुल सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है? तो कुल 33 हो जाती है, 33। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो गया 33। 31 होते हैं सदस्य और 1 हो जाते हैं हमारे अध्यक्ष, और केंद्र वित्त राज्य मंत्री के सदस्य हो जाते हैं और अध्यक्ष हो जाते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वित्त मंत्री होते हैं, जो निर्मला सीतारमण बनी है। राजकोषीय घाटे की अवधारणा को किस समिति ने प्रस्तुत किया था? तो बहुत ही इकोनॉमिक्स का फैक्चुअल सवाल है, सुखमय चक्रवर्ती समिति था। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप उसको थोड़ा इग्नोर करिए उन चीज़ों का, जहाँ जरूरत होगी मैं कर देता हूँ। स्वामित्व योजना कब प्रारंभ की गई? तो स्वामित्व योजना कब प्रारंभ की गई, चलिए देखते हैं। स्वामित्व योजना कब प्रारंभ हुई? स्वामित्व योजना कब प्रारंभ हुई? चलिए देखते हैं स्वामित्व योजना कब प्रारंभ हुई। तो स्वामित्व योजना जो है दोस्तों वो प्रारंभ हुई थी 2021 को। क्या थी ये स्वामित्व योजना? तो स्वामित्व योजना जो थी वो पंचायती राज दिवस के अवसर पर शुरू हुई, और इसमें क्या था कि पंचायती राज को थोड़ी सी अपनी स्वामित्व यानी कि पावरफुल बनाया जाए ताकि गांव लेवल पर, ग्रामीण लेवल पर डेवलपमेंट हो सके। 29 नंबर, ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक लेखा का निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लोक लेखा निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो लोक लेखा निधि का प्रावधान है अनुच्छेद 266(2) में किया गया। अगला क्वेश्चन है, जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग किस देश में किया? जेंडर बजटिंग 1982 में सबसे पहले किया था ऑस्ट्रेलिया ने, 1982 में जेंडर बजटिंग। अब आप कहेंगे ये जेंडर बजटिंग क्या हो? तो जेंडर का मतलब क्या होता है? जो जेंडर तो एक सामाजिक शब्द है, बेसिकली यहाँ पर मतलब है लिंग, यानी पुरुष और महिला के लिए अलग अलग बजट की व्यवस्था करना, ये जेंडर बजटिंग का बात था। ये एक प्रयोग के तौर पर ऑस्ट्रेलिया ने लाया था कि महिला और पुरुष के विकास के लिए अलग अलग बात करेंगे। आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया? बहुत अच्छा सवाल है कि भारतीय रुपयों का अब तक 3 बार अवमूल्यन हुआ है दोस्तों। कितने बार? 3 बार। कितने बार? 3 बार अवमूल्यन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये गणित का सवाल है, तो आप वीडियो पॉज करके एक एक सवाल को आप हल करिए, जो कि मॉक और प्रैक्टिस सेट है आपका। 33 नंबर जो क्वेश्चन है, एक छात्र ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या का गुना किया, उस गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 33, तो हमने सीधे आपका जवाब हम यहाँ पे पिन कर देते हैं। 33 का सही आंसर होना चाहिए सी, तो आप सी देख लीजिएगा बना करके, आपका सही होता है यानी। अगला सवाल है 34 का सही जवाब ए है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए बना करके कि आपका आंसर आ रहा है, तो आप बहुत अच्छे हैं। 35, क्वेश्चन नंबर 35 का जो जवाब होगा वो होगा आपका, हाँ यहाँ पे बी आंसर सही होगा, तो आप इसको देखेंगे, इसका बी, 35 का बी। और ये 36 नंबर क्वेश्चन जो है उसके लिए आपका सही जवाब होगा सी, तो आप मैथ बना लीजिए। 4-5 सवाल मैथ से पूछे जाते हैं। उसके बाद 37 नंबर जो क्वेश्चन होता है वो है डी आंसर है। ओके, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, जो बिहार पुलिस है, बिहार पुलिस 10 सवाल यानी कि 3-4 सवाल मैथ से, 3 से 4-5 सवाल रीजनिंग से, 2-3 सवाल इंग्लिश से, यानी कि लगभग 20 सवाल के आसपास अंदर आता है, लेकिन 80 सवाल सीधे जीएस से आता है। तो आप लोग इस हिसाब से तैयारी कीजिए जिस हिसाब से एग्जाम का पैटर्न है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का क्या सही जवाब होगा? तो इसका सही जवाब होगा सी, तो आप इसे जरूर देख लीजिएगा। 39 का होगा बी, तो आप इसे देख लीजिएगा। और जो 40 नंबर का सवाल है उसका हो जाएगा आंसर सी, तो सी में है क्या? चलिए देख लेते हैं। उसका सी में जो है जवाब वो है ये 9, -9, तो देख लीजिएगा। कम से कम मैथ के 4 से 5 सवाल रहते हैं बिहार पुलिस में, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। और जो यहाँ प्रैक्टिस सेट में दिया गया उसे आप बनाइए, आंसर मिलाइए। यदि आपका आंसर बन रहा है, मिल रहा है तो बच गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। अगला सवाल है 41,
निम्न में से कौन सा आवेग का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों कह रहा है कि आवेग का उदाहरण नहीं है। कराटे के खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंट की पट्टी तोड़ रहा है, ये तो है। गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बनी हुई फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगना, ये भी है। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ये भी है। अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है, बहुत बढ़िया। 41 ये भी है। तो गड़बड़ कहाँ है, चलिए वो उसको ढूंढते हैं। देखिए ये कह रहा है कराटे के खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंट का टूटता है, एकदम सही बात है। गद्दा या फर्श पर मिट्टी के फर्श के गिरने पर सीमेंट से बनी हुई फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगता है, ये भी सही है। ऊंचाई से कूदने पर चोट जो लगता है, यहाँ चोट लगता है, इस सब में है कम चोट लगता है, देख रहे हैं यहाँ ऊंचाई से कूदने पर चोट लगता है। तो जब आप ऊंचाई से कूदते हो बॉस तो चोट लगता है। अब वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे सरफेस कैसा है। अगर ठोस है तो जितनी तेजी से आप इस पे कूदेंगे उतनी तेजी से आप पे फोर्स लगा देगा। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ में चला जाता है और ये सारे जो है ये न्यूटन के सेकंड लॉ में आते हैं। इसलिए सही जवाब होगा सी, आवेग का उदाहरण कौन नहीं है? ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर, यदि गैसों का अनुभार क्रमशः M1 M2 तथा उसमें ध्वनि की चाल क्रमशः V1 तथा V2 हो तो सही संबंध क्या होगा? ओके, तो सही संबंध जो है इसका फॉर्मूला होता है V1/V2 बराबर √M2/M1। ये आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, दोनों में। आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है, बिल्कुल विशिष्ट ऊष्मा का सर्वाधिक मान होता है। कहाँ होता है भाई? पानी में, एल्कोहल में, बर्फ में, तारपीन में। तो विशिष्ट ऊष्मा का जो मान होता है वो पानी का सर्वाधिक होता है। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है फिजिक्स का। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किसने प्रकाश का वेग ज्ञात किया था? तो प्रकाश का वेग ज्ञात किया था रोमर साहब ने। किसने ज्ञात किया था दोस्तों? रोमर साहब ने। ओके, विशिष्ट चालकता का SI मात्रक क्या होता है? विशिष्ट चालकता का SI मात्रक होता है ओम मीटर, सीमेन भी होता है, महो, यानी कि उपरोक्त सभी होता है। ये याद रख लीजिएगा। विशिष्ट चालकता ये और ये तीनों होता है। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, बिल्कुल प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। एंटीमनी होते हैं, क्रोमियम होते हैं, सोडियम होते हैं, कोबाल्ट होते हैं, क्या होते हैं? एंटीमनी होता है। ओके, 46 का ए सही जवाब क्या होगा? ए। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और एक होता है लौह चुंबकीय। देखिए प्रतिचुंबकीय ये होता है जिसे चुंबक से कोई मतलब नहीं। अनुचुंबकीय वो होता है जिसको चुंबक से थोड़ा थोड़ा मतलब है, और लौह चुंबकीय वो होता है जिसको चुंबकीय से मतलब है और किसी से नहीं समझे? समझ लीजिए बस स्टॉप पर कोई लड़की खड़ी है, एक लड़का है जिसको लड़की अगर खड़ी है तो वो बस स्टॉप पे जाएगा ही नहीं, दूसरा बस स्टॉप चला जाएगा, पैदल आगे बढ़ जाएगा। ये लड़का है प्रतिचुंबकीय, यानी चुंबक यानी कि गर्ल्स को देख करके भाग जाता है। मैं उदाहरण ले रहा हूँ समझाने के लिए, आप अन्यथा में ना ले, गर्ल्स लोग अगर देख रहे तो बुरा ना माने। अनुचुंबकीय थोड़ा थोड़ा, एक वैसा लड़का जो थोड़ा शर्मिला होता है, बस स्टॉप पे खड़ा रहेगा और अंदर के तौर के नजर से, भीतरा नजर से गाँव में कहते हैं उससे देखेगा। और एक होता है लौह चुंबकीय, जैसे ही देखा उसके बगल में जाकर खड़ा हो जाएगा, उस पर नजर रखेगा, उसको ध्यान देगा, उसके पीछे पड़ जाएगा, उसको नंबर लेने की कोशिश करेगा, जिस बस में चढ़ेगी वहीं चढ़ेगा, जहां बैठेगी वही सीट के बगल में बैठेगा। ये ऐसा लड़का होता है लौह चुंबकीय, यानी जो चुंबक को देख के पकड़ ले, धर ले, चुंबकीय पदार्थ लौह चुंबकीय। अनुचुंबकीय थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट होता है, आइए एकदम अट्रैक्टिव नहीं होता, भाग जाता है भाई साहब। तो खैर ये समझाने के लिए हमने इतनी बात कर दी। अब चलते हैं वापस अपने सेशन पर। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है? एंटीमनी है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन है, एक्स किरणों का पता लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं भाई? एक्स किरणों का जब पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो बोरियम प्लेटिनोसाइनाइड का प्रयोग करते हैं। एक्स किरणें कहाँ कहाँ है इसका पता बोरियम प्लेटिनोसाइनाइड से करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सेशन में आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को हिट कीजिए, सारा अपडेट मिलेगा। अब हर रोज लगभग 8 बजे आपको ये चीजें मिलेगी। 48 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? तो इसका सही जवाब आप लगाइए। हिस्ट्री का बहुत ही दमदार और बहुत ही उम्दा और अच्छा सवाल है। एओह्यूम जो थे, एलन एक्टिवियम ह्यूम, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कराई। बेमोस चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी जिसे कहते हैं, ये पहले अध्यक्ष बने। और मजे की बात देखिए, लॉर्ड डफरिन
1885 में जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन। अब बचे कौन? दादा भाई नौरोजी। तो सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल लेते हैं, 49 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस भारतीय नेता ने अमेरिका की यात्रा की थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान किस भारतीय नेता ने अमेरिका की यात्रा किया था? तो एक ही लाल है, लाला लाजपत राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय। किस वायसराय के काल में भूटान में युद्ध हुआ था? तो कौन सा वायसराय था जिसके कार्यकाल में भूटान में युद्ध हुआ था? लॉरेंस। भूटान में युद्ध हुआ लॉरेंस के कार्यकाल में। क्लियर? आगे चलते हैं। लॉर्ड कैनिंग आप समझ जानते ही हैं, 1857 का जो क्रांति है उसे कौन भूल सकता है। सारा खेल कराया था डलहौजी, और 1856 में डलहौजी भाग गया और सारा खेल बिगाड़ दिया किसने? कैनिंग ने। भारतीय जनता ने कूट दिया कैनिंग को। अगला सवाल, बुर्जोहम एवं गुफकाराल नामक स्थल किस काल के हैं? तो जो बुर्जोहम है, बुर्जोहम आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, जो बुर्जोहम है और गुफराल काल नामक स्थल किस काल के हैं? तो ये नवपाषाण कालीन क्षेत्र है, नवपाषाण काल, जहाँ से कृषि का बहुत अच्छे साक्ष्य मिलने लगे, है ना। वहीं पर बुर्जोहम और गुफराल काल नामक स्थल उसी काल में देखे गए, नवपाषाण कालीन। आगे बढ़ते, भद्रबाहु ने कल्प सूत्र को किस भाषा में लिखा? तो भद्रबाहु साहब जो थे वो कल्प सूत्र को किस भाषा में लिखे? आप बताएं। प्राकृत, पाली, अर्धमगधी, संस्कृत? तो संस्कृत में लिखा। उस टाइम संस्कृत में ही लिखाया जाता था। आगे बढ़ते, चोलकालीन मुद्रा नियम से संबंधित समिति को क्या कहते हैं? तो चोलकालीन मुद्रा नियमन समिति से संबंधित समिति को क्या कहते हैं? तो 53 नंबर जो सवाल है उसका सही जवाब है पोनवाड़ियम। पोनवाड़ियम। अगला सवाल है, गजनवी वंश का संस्थापक अल्पतगीन प्रारंभ में था? तो गजनी वंश का जो संस्थापक था अल्पतगीन, वो प्रारंभ में, स्टार्टिंग में वो क्या था? तो स्टार्टिंग में वो जो लड़का था वो एक दास था। क्या था? तुर्कों का एक दास था। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके। अकबर द्वारा पराजित मालवा के शासक बाजवा बहादुर और उसकी पत्नी रूपमती की समाधि कहाँ है? तो अकबर जिसको हराया था, मालवा का शासक था, उसकी पत्नी और उसका जो समाधि है वो कहाँ पर है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं इस स्लाइड में। तो भोपाल, उज्जैन, इंदौर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, क्या जवाब है बताइए? आपने तो लगा लिया होगा, लगा लिए होंगे तो मिला लीजिए, उज्जैन। सुमेलित करिए बिहार के व्यक्तित्व विशेषता। तो बिहार के ये व्यक्तित्व महाशोध, महोत्सव, वाचस्पति मिश्र, भैरचंद, भाष्यकर, बौद्धकालीन वैद्य, नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य। तो इसको मिलाना है, तो मिलाने के लिए चलिए बात करते हैं। ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। महोत्सव कुमार जो हैं वो बौद्धकालीन वैद्य थे, तो एक का क्या हो जाएगा? बी। ओके, एक का क्या हो जाएगा आपका? बी। दूसरा, वाचस्पति मिश्र जो थे वो भाष्यकार थे, और बोरोचंद थे नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य। तो उस हिसाब से ऑप्शन क्या देख रहे हैं हम लोग? तो ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? काफी हिस्ट्री का फेमस सवाल है और मैं समझता हूं कि आप इसे एक नजर में इसका आंसर मारेंगे। राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। सॉरी, प्रार्थना समाज के, ये तो ब्रह्म समाज के थे, ये ब्रह्म समाज के थे भाई साहब, ब्रह्म समाज के। महादेव गोविंद रनाडे थे, माफ कीजिएगा गलती हो गई, महादेव गोविंद रनाडे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे। राजा राम मोहन राय जो थे वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? तो फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा जो थी वो लिबरे थी। लिबरे मुद्रा से एक सवाल आता है, आपसे जरूर याद रखिए। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? क्वेश्चन है 59। नेपोलियन का पिता था कार्ले बोनापार्ट। कार्ले बोनापार्ट, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद ऐसा देखा गया है कि 3-4 सवाल इंग्लिश से भी आ जाता है बिहार पुलिस में, तो सीधे इसका जवाब मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 60, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तुमने गलती की है, तुमने गलती की है, पास्ट टेंस की बात कर रहा है। यू हैव मेड अ मिस्टेक, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एयरपोर्ट डिस्कसेस अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन।
एयरपोर्ट डिस्कस ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन। तो एयरपोर्ट जो है कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे अंदर लेता है, डिटेल्स में। कैसे में? डिटेल में। अगला सवाल है चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। यदि आपने अंग्रेजी की ग्रामर की थोड़ी बहुत पढ़ाई करी होगी तो शायद 2-4 सवाल जो बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं वो आपसे बन जाएंगे। वैसे कभी कभी पूछा भी नहीं जाता। आप प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस का जरूर देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। क्योंकि हम टेस्ट सीरीज ले रहे हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 2-2, 4-4 सवाल सब सेगमेंट से रहे, ताकि आपको एक फुल फ्लेजेड टेस्ट देने का अनुभव प्राप्त हो। तो चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। इट इज टाइम टू प्रिपेयर टी। इट इज टाइम टू प्रिपेयर टी, इसको वॉइस में चेंज करना है। तो अब यहाँ तो हम आपको रूल बताने नहीं लगेंगे, यहाँ सीधे जवाब देते हैं। जिन बच्चों ने ग्रामर की पढ़ाई की वो समझ रहे हैं। चलिए, फुल स्टॉप आर ऑल्सो कॉल्ड। जो फुल स्टॉप होता है उसको और क्या कहा जाता है? पीरियड्स। फुल स्टॉप्स आर ऑल्सो कॉल्ड पीरियड्स। ये स्टॉप फ्रेज है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ब। तो 64 का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? दे डैश इंग्लिश फॉर द 2 आवर्स। तो दे 2 आवर्स 2 घंटों से पढ़ रहा है, तो हैड बीन स्टडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई विश डैश आई मिनिस्टर। आई विश आई वेयर अ मिनिस्टर। ये पास्ट की बात है और साथ में ये वो ऐसी बात कर रहा है जो हो नहीं सकता। अच्छा, कभी हो जाए, अनहोनी होने की बात करी जा रही। चूज द नाउन फ्रॉम द वर्ड प्रमोट, प्रॉम्प्ट। तो 66 का जो सही जवाब है वो प्रॉम्प्टनेस। अगला है गो गुड लक मीन्स। गुड लक मीन्स क्या होता है? 67 नंबर क्वेश्चन कहता है गुड लक मीन्स क्या हो? से गुड बाइज। गुड लक में गुड बाइज करने का अच्छा एक तरीका है। ओके, चलिए यार सर, किस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और उष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होती है, बल्कि असतत रूप से छोटे छोटे संवेष्टों में होते हैं? अच्छा, पैकेट में होता है। फोटान, फिजिक्स का अच्छा सवाल है। तो इसे प्लैंक क्वांटम सिद्धांत दिया था, क्वांटम थ्योरी। प्रकाश छोटे छोटे पैकेट में आता है। निम्न में से कौन एक हाइड्रा अम्ल है? 69 क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक हाइड्रा अम्ल है? तो हाइड्रा अम्ल कौन है भैया? HCl है। हाइड्रा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक। ऑप्शन देख लीजिए पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ, H2SO4, H3PO4, HCl है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सूची 1 का मिलान करना है। बॉयल, चार्ल्स, दाब, तीनों का नियम है और उस नियम को मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। तो बॉयल्स का जो नियम था वो था ये भी व्युत्क्रमानुपाती 1/p के। जो चार्ल्स साहब का नियम था वो था ये, और दाब का नियम पास्कल साहब P फॉर, ये तो दाब का नियम था। इस हिसाब से हमारा सही ऑप्शन बन जा रहा है डी। चलिए आगे बढ़ते। निम्न में कौन एक एल्युमिनियम का अयस्क होता है? तो 71 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन एक एल्युमिनियम का अयस्क होता है? एल्युमिनियम का अयस्क होता है। ओके, तो कर्नलाइट, डाइस्पोर, फ्लोरोस्पर, एजुराइट। तो एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो डाइस्पोर है। कौन सा है? डाइस्पोर। ओके, कॉर्नलाइट भी है, ऑप्शन ए भी सही होगा। तो यहाँ पे मिस्टेक है, तो ए और बी दोनों सही है, उसे आप थोड़ा सा देख लेंगे। ओके, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है। ये कॉर्नलाइट नहीं है, प्रोलाइट होता है, कर्नलाइट नहीं होता। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक कारण मैं मिस्टेक कर रहा था। डाइस्पोर ही होगा सही जवाब। तो सही जवाब होगा सिर्फ बी, ए नहीं होगा। तो थोड़ा सा इसे आप जरूर रिक्रिएट कर लेंगे। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। ग्लोबल सॉल्ट का एक अणु में रवा जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो ग्लोबल सॉल्ट के एक अणु में रवा जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो वो होते हैं 10। 10 इज द करेक्ट जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अगला सेशन का, इस सेशन का अगला सवाल लेते हैं। और वो अगला सवाल है, निम्न में किसका उपयोग स्याही बनाने एवं मोहर लवण बनाने में रंग उद्योग में होता है? तो रंग उद्योग में किसका उपयोग होता है? फेरस सल्फेट का यूज होता है, इसे याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हेलोजन शब्द का अर्थ होता है? हेलोजन शब्द का क्या अर्थ होता है? तो हेलोजन शब्द लवण उत्पादकता है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। अगला है, एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा है? तो एल्काइन सब केमिस्ट्री से सवाल है, एसिटिलीन है। एल्काइन समूह का प्रथम सदस्य एसिटिलीन है। एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। एंटीपायरेटिक्स का जो प्रयोग किया जाता है वो बुखार को कंट्रोल करने के लिए, तो शरीर के दर्द व बुखार को उतारने के लिए। तो डी इज द करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ते हैं, मीराबाई किस काल की कवयित्री थी? तो जो मीराबाई थी वो हमारी भक्ति काल की थी। तो 77 का सही जवाब होगा ए, भक्ति काल। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है? मैंने कहा था कि थोड़ी सी हिंदी से भी सवाल आती है बिहार पुलिस में। अब वो एग्जामिनर के पैटर्न ऑफ क्वेश्चन सेट करने पर डिपेंड करता है कि वो 3-4 सवाल सेट करता है। वैसे तो देखा गया 3-4 हिंदी के, 2-3 अंग्रेजी के और 2-3 मैथ के रहते, रीजनिंग के रहते नहीं भी रहते। तो देख लीजिए, कंप्लीट टेस्ट सीरीज है तो आपको देखना ही पड़ेगा। सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है? तो सदाचार के ताबीज के जो लेखक है वो है हरिशंकर परसाई, बहुत ही अच्छे लेखक हरिशंकर परसाई। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? 79 कहता है अत्यंत में अति उपसर्ग है, अति, अत्यंत। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वो शब्द होता है जो किसी शब्द के पहले आकर के उसका अर्थ बदलता है, और प्रत्यय वो शब्द होता है जो किसी शब्द के अंत में आकर उसका अर्थ बदल देता है। अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है, तो अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है ये पूछ रहा है, तो नहीं है कौन? अद्वितीय तो है ही, अद्भुत, अद्वितीय ये तो इसके समानार्थी ही है। आश्चर्य, अपूर्व ये सब है, लेकिन भयानक नहीं है, नहीं है ये नेगेटिव है, तो इसलिए आंसर हमारा सी हो जाएगा। 81 सूक्ष्म शब्दों का विलोम शब्द क्या हुआ? सूक्ष्म का मतलब था कम, छोटा, इसका उल्टा क्या हो सकता है? स्थूल, अस्थूल, छोटा, सूक्ष्महीन। तो सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सूक्ष्म का मतलब तो छोटा, स्थूल मतलब बड़ा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते, 82 जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, एक वाक्य में इससे क्या कह सकते हैं? तो जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रह सकता उसे कहते हैं वही यायावर, वही एक तरह से आप कह सकते हैं आदिवासी। निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें से अशुद्ध कौन सा शब्द है उसको देखना है। आवश्यकता तो ठीक है, वाल्मीकि भी ठीक है, तात्कालिक भी ठीक लग रहा है, नारायण, नारायण हो गया, नारायण होना चाहिए था मेरे हिसाब से, यहाँ पर आकार छूट रहा है, नारायण नहीं होता, नारायण होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष है? चलिए चेक करते हैं इस वाक्य में दोष है क्या। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष है। तो इस वाक्य में ग्रामेटिकल व्याकरण से अनवंती का एक दोष नजर आ रहा है। ठीक है, कि जो चेंज होता है वाक्य उसमें अवंती होता है जिसमें प्रॉब्लम्स आती है। तो 84 का ये हिंदी का काफी ग्रामेटिकल टफ सवाल है। 85 रोड आइलैंड रोड रेड क्या है? रोड आइलैंड रेड क्या है? तो रोड आइलैंड रेड क्या है? एक बकरी है, एक मुर्गा है, एक गाय है, एक भेड़ है, क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सच तो ये एक मुर्गा है, सॉरी मुर्गी है, एक मुर्गी का ये एक तरह से कह सकते हैं वर्जन है जो रोड आइलैंड रेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं 86 नंबर। जो बेसिकली सवाल क्या है, थोड़ा सा स्लाइड को नीचे करते हैं। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात। तो जीव द्रव्य में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक का जो अनुपात होता है 81-19 होता है। तो 81-19 दो बार छप चुका है। ऑप्शन 81-19, ये तो 18-19 सही जवाब है बी, ये है। 87 24 जोड़े गुणसूत्र पाया जाता है, बिल्कुल। 24 जोड़ा किस में होता है भैया? 24 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वो चिंपैंजी में होता है, ऑप्शन डी। हमारे पास तो 23 जोड़े होते हैं मानव में, है ना। पैरों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो जो पैर के छालों पे लाइकेन उगते हैं उसे कहते हैं कोर्टिकोलस, ऑप्शन ए। अगला सवाल है 89 केचुआ का संबंध में असत्य बात बताना है। जो केचुआ उसके संबंध में असत्य बात बनाना है। इसमें 4 जोड़ी हृदय होते हैं, सही है। इसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, ये भी सही है। इसमें एक नेत्र होता है, गलत बात है, केचुआ में नेत्र नहीं होता है दोस्तों। उपरोक्त सभी, तो जो केचुआ है उसमें नेत्र होते ही नहीं, वो तो ऐसे रेंग रेंग के चलता है, ऐसे ऐसे देखो बच्चा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी की बात कर रहा है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिजस। अच्छा, सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? कान की हड्डी, स्टेपी। तो इसी में ना मांसपेशी भी छोटा सा लगा। हड्डी जब छोटा तो मांसपेशी भी छोटा, है ना। 639 है, 208 हड्डी होता है, 639 मांसपेशी होता है।
तो स्टेपिड कान में और स्टेपिडियस कान की मांसपेशी। आगे बढ़ते हैं। मंड यानी स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। तो स्टार्च को कौन परिवर्तित करता है? एमाइलेज। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। तो मिलाते रहिए, अपना जवाब देते रहिए या फिर टेस्ट कीजिए कि आपको ये सवाल आते हैं कि नहीं। ब्रिक यानी किडनी में बनने वाली पथरी बना होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट। ऑप्शन डी। बहुत ही अच्छा, शानदार सवाल है ये, काफी शानदार। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय पोषण न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट कहाँ पर है भैया? तो हैदराबाद में है। मैसूर में, लखनऊ, दिल्ली? नहीं, हैदराबाद में। आगे बढ़ते। पानी में अधिक आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो पानी में यदि अधिक आर्सेनिक विष हो जाएगा तो आपको केराटोसिस नामक बीमारी होगी। केराटोसिस नामक बीमारी हो, कौन सी बीमारी होगी? केराटोसिस। पानी विषैला हो जाएगा, व्यक्ति की मौत हो सकती है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो स्लाइड है उसमें जो सवाल है उसे लेते हैं और ये सवाल है 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितना ऊर्जा उत्पन्न होती है 1 ग्राम वसा से? सबसे ज्यादा वसा से एनर्जी मिलती है, इसलिए 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यदि आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो वसा हुमच के खाइए। वसा जो तेली है, जैसे छाली, दूध, घी, ये सब खाइए, दही। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है? तो आइए, ये करंट अफेयर का सवाल है। 7% अनुमान लगाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य भारत सरकार ने आगामी लक्ष्य कब तक रखा है? कब तक लगा देंगे ये भाई साहब? तो 2025 तक सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर, यानी ऑप्टिकल फाइबर जाने से इंटरनेट की सुविधा हो जाएगी। भारत के सारे गांव इंटरनेट से डिजिटल इंडिया हो जाएंगे। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सवाल ये पूछा जा रहा है ना। तो स्वाति नायक को। अब ये नॉर्मन बोरलॉग थे कौन? तो विश्व के हरित क्रांति के जनक थे हमारे नॉर्मन बोरलॉग। आगे बढ़ते हैं। और तब भारत के कौन थे? एस स्वामीनाथन, याद होगा आपको। 1960-70 के दशक में तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति आई थी हमारे यहाँ। 99 क्वेश्चन। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में कहाँ मनाया गया? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है 8 जनवरी को हर साल, वो कहाँ मनाया गया ये पूछा जा रहा है 2023 में। तो वो मनाया गया मध्य प्रदेश, इंदौर में। गांधी जी इसी दिन आए थे। तो 9 जनवरी, सॉरी माफ कीजिएगा, 9 जनवरी को मनाया जाता है गांधी जी के आने की खुशी में। 1915 में गांधी जी पहली बार अफ्रीका से लौटकर भारत आए। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत से बाहर जो भी लोग हैं वो लौट कर वापस आ जाए, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। एक पंचायत में एक खेल मैदान योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया था? बहुत ही बेहतरीन योजना था और इस राज्य की नाम है केरल। एक पंचायत एक योजना। तो दोस्तों ये 100 सवाल हुए। हाँ, मैं इसमें थोड़ा बात बता देता हूँ। जीएस के जो सवाल होंगे उस पर हम अच्छे से डिटेल्स पे जानकारी आपको देंगे, क्योंकि बिकॉज जनरल स्टडीज पेपर की ही मैं क्लास लेता हूँ। बाकी जो हिंदी है वो इंग्लिश है, और जो मैथ है और जो रीजनिंग है उसमें मैं केवल आपको आंसर हिट कर दूंगा, ताकि चूंकि क्वेश्चन मैंने सेट किया तो आंसर हिट कर देता हूँ, आप उसे टेस्ट कर लें, प्रैक्टिस कर लें। और इन सारे क्वेश्चन को एक बार आप देखें, यह आपको जरूर से जरूर आना चाहिए। आज से शुरू हो चुकी है 8:30 बजे, हर रोज रात को आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी ये वीडियो, आप इसे जरूर देखिए। और हाँ, एक बात और बता दूं, ये तो टेस्ट सीरीज है, उसके अलावा रिवीजन बैच मैं अभी चला रहा हूँ, जो आगामी बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सभी के लिए जो भी जीएस ओरिएंटेड एग्जाम्स लेती है उसके लिए एक रिवीजन बैच एकदम सब्जेक्ट वाइज ले रहा हूँ। जैसे हिस्ट्री, देखिए यहाँ पे लिखा है बिहार पुलिस भर्ती, बिहार शिक्षक भर्ती, तो संपूर्ण रिवीजन बैच है ये, और एकदम सब्जेक्ट वाइज है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे हमारा फाइल, वहाँ पे आप देख सकते हैं। हर विषय का अलग अलग है, एकदम हर विषय का। तो हर विषय का आप एकदम जीएस की तैयारी जबरदस्त कर सकते हैं। ये एक टारगेट ऑफ रिवीजन है। कोई भी एग्जाम जो जीएस से रिलेटेड है, जिसमें जीएस पूछे जाते हैं, और बिहार पुलिस, बिहार दरोगा तो मोस्ट प्रोबेबली है जीएस के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये केमिस्ट्री है, ये बायोलॉजी है। इस तरह से जीएस के संपूर्ण विषयों की तैयारी यहाँ से कराई जा रही है हमारे इस चैनल पे। यदि आपको सारे अपडेट चाहिए, सारे लेटेस्ट वीडियो चाहिए, तो बस आपको एक ही सपोर्ट करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बिना सर्च किए आपके यूट्यूब नोटिफिकेशन में यह वीडियो चला जाएगा और आप उसे देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए।
और हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कहीं कोई दिक्कत लग रहा है तो हमें कमेंट कीजिए, उसमें हमें राय बताइए, उसे सुधारा जाएगा। और यदि कोई मिस्टेक हो गई तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आप हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं क्या दिक्कतें आ रही हैं, फिर उसे अगले वीडियो में सुधारा जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।